प्रिय छात्रगण, मैं कंचन नारखेड़े आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत करती हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम इस ऑनलाइन संस्कृत की तासिका में संधि प्रकरण देखने वाले हैं। संधि क्या होती है? तो संधि दो शब्दों के मेल से बनती है जो अर्थपूर्ण होते हैं, अर्थात दो अर्थपूर्ण शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। अभी देखते हैं संधि और उसके प्रकार। संधि के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि देखने वाले हैं। स्वर संधि के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं। उसमें 5 मुख्य प्रकार हैं, जो है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये मुख्य 5 स्वर संधि हैं। उसके साथ साथ पूर्वरूप संधि और पररूप संधि, ये 2 संधि को भी इसमें बताया गया है। तो हम एक एक करके एक एक संधि को देखते हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। प्रिय छात्रों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको संधि अच्छे से समझ में आए। और संधि ये बहुत ही विस्तारित व्याकरण बिंदु है। कृपया इसको अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए और समझिए। तो आइए देखते हैं संस्कृत स्वर संधि। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल अथवा जोड़ना। जोड़ना यह एक सामान्य क्रिया है जिसको हम कहते हैं संधि। इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन, विकार अर्थात क्या? परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर से एक बार देखिए। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। अथवा अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से किसी भी नियम के अंतर्गत आने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि राम प्लस अनुजः, उत्तर हुआ रामानुजः। देखिए यहाँ पे राम और अनुजः, राम में से अ और अनुज में से अ, दोनों का मेल हुआ, दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे आ का निर्माण हुआ और शब्द बना रामानुजः। राम में म जो व्यंजन है उसमें अ ये स्वर है, अंतिम स्वर, और यह अंतिम स्वर और उत्तर पद का पूर्व स्वर, दोनों को मिला के आ का निर्माण हुआ और शब्द बना रामानुजः। अर्थात यह परिवर्तन हुआ, क्योंकि पहले राम था और अनुज था, अब हुआ रामानुजः। यही परिवर्तन संधि कहलाता है। और एक उदाहरण देखते हैं। गण प्लस ईशः। देखिए इसमें गण में अ है, ण में अ, और उत्तर पद का प्रथम स्वर क्या है? ई। अ प्लस ई, दोनों का मेल हुआ और उसका उत्तर हुआ ए। अब यही परिवर्तन शब्द में दिखाई दिया। देखिए शब्द क्या बना? गणेशः, है ना? इसमें विकार हुआ है। यही विकार, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। प्रिय छात्रों, आगे देखते हैं संयोग। देखिए संधि और संयोग दोनों में क्या भेद है? संयोग भी वही प्रक्रिया है और संधि भी वही प्रक्रिया है, परंतु इसमें थोड़ा भेद है। देखते हैं क्या भेद है, क्योंकि बहुत बार छात्र इसमें गड़बड़ कर देते हैं। संयोग समझ में नहीं आता और संधि, दोनों की प्रक्रिया समझ में नहीं आती, और इस वजह से वो गलतियां कर बैठते हैं। अब देखते हैं संयोग क्या है। संयोग का भी अर्थ होता है मेल करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब 2 वर्ण बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। देखिए प्रिय छात्रों कि हमने संधि में क्या कहा था? जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, निर्माण होता है, उसे संधि कहा जाता है। परंतु संयोग में क्या कहा है?
बिना किसी विकार या परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तो उनके इस मेल को संयोग कहा जाता है। दोनों में यह भेद है, संधि में विकार उत्पन्न होता है और संयोग में बिना किसी विकार या परिवर्तन के मेल होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। महत् प्लस त्वम, देखिए यहाँ पे त जैसा का वैसा है और उत्तर पद का जो पूर्व पद है वो भी वैसा का वैसा, सिर्फ जोड़ दिया, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। सीधा सीधा यहाँ पे शब्द बन गया महत्वम। अब आगे का उदाहरण देखते हैं। अन प्लस उपस्थितः। अब देखो यहाँ पे न, इसमें कोई स्वर नहीं है, एज इट इज है, और आगे आने वाला उ। अब न में उ यह स्वर मिल जाए तो वो क्या बनेगा? अनुपस्थितः। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इसीलिए यह संयोग है। समझ में आया कि संधि और संयोग में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो संधि में होता है परिवर्तन और संयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बिना किसी परिवर्तन के ही संयोग हो जाता है और शब्द का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं संधि के प्रकार अथवा भेद। संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। देखिए, वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग में परिवर्तन होता है। इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। क्या कहा है कि वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण एवं विसर्ग, इसमें परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के आधार पर संधि के 3 भेद बताए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, इसी को व्याकरण में अच संधि भी कहा जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि, इसी को हम व्याकरण में हल संधि भी जानते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 संधि के प्रकार हैं। अब इनके भी बहुत सारे प्रकार हैं अलग अलग। तो आज हम स्वर संधि के प्रकार देखते हैं। स्वर संधि, इसको हम व्याकरण में अच संधि के नाम से भी जानते हैं। स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहा है? देखिए, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद बताए गए हैं। देखिए क्या है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये मुख्य 5 भेद है। परंतु इसके साथ साथ पूर्व रूप और पररूप संधि भी बताई जाती है। तो आज हम दीर्घ संधि देखते हैं। एक एक करके हम सभी संधि आपको बताते हैं। प्रिय छात्रों, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, पहला प्रकार स्वर संधि का दीर्घ संधि। इसमें अ, ई, उ, रु अपने समान स्वर से मिलने पर दीर्घ हो जाते हैं। देखिए क्या कहा है कि अ, ई, उ, रु ये जो स्वर है, ये स्वर समान स्वर से, मतलब उन्हीं से जब उनका मेल होता है, जैसे अ के साथ अ, ई के साथ ई, उ के साथ उ या रु के साथ रु, या फिर छोटी ई के साथ बड़ी ई या अ के साथ आ, ऐसे समान स्वर से जब इनका मेल होता है तो उनमें दीर्घत्व प्राप्त होता है, इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, आइए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया है, धन प्लस अर्थी। धन, न में अ का स्वर है, अंतिम स्वर क्या है? अ। तो इस अ के साथ अर्थी का अ, ये दोनों अ का जब मेल हो जाता है तो वो शब्द बन जाता है धनार्थी। मतलब अ अधिक अ, अ प्लस अ। उत्तर क्या आया? आ, इसलिए न में आ का स्वर जुड़ गया और वहां पर परिवर्तन हुआ धनार्थी। आगे का उदाहरण देखते हैं। पुस्तक प्लस आलयः। अब देखिए यहाँ पे पुस्तक, क में अ का स्वर है, सबसे आखिरी वाला स्वर क्या है? अ। क का स्वर है अ और सामने वाला स्वर क्या है? आ। आलय में पहला स्वर क्या है? आ। तो इस
पुस्तक का अ और आलय का अ प्लस आ, इनका जब मेल हुआ तो परिवर्तन क्या हुआ, आ, और वो शब्द बन गया पुस्तकालय। समझ में आया कि पुस्तक का अ और आलय का अ प्लस आ दोनों को हमने जोड़ दिया तो परिवर्तन हुआ आ और संधि बनी पुस्तकालयः। आगे का उदाहरण है विद्या प्लस आलयः। अब देखिए विद्या में अंतिम स्वर है आ, विद्या का, द्या में आ का स्वर है, आलय में भी आ का स्वर है, तो आ प्लस आ, देखिए इसमें दीर्घत्व हुआ है, आ बन गया है ना, आ प्लस आ, संधि बनी आ और शब्द में परिवर्तन हुआ विद्यालयः। आगे का उदाहरण है मुनि प्लस इंद्रः। अब मुनि में है ई और इंद्र में भी है ई, रस्व ई प्लस रस्व ई और इसमें परिवर्तन हुआ दीर्घ ई। तो अब हम देखते हैं उस शब्द में क्या परिवर्तन हुआ है। देखिए यहाँ पे मुनिंद्र, यह परिवर्तन हुआ है, न में दीर्घ ई हमने लगा दी है और वह शब्द बन गया मुनिंद्रः। आगे आने वाला उदाहरण है नदी प्लस ईशः। देखिए नदी में भी दीर्घ ई है और ईशः में पहला स्वर है ई, दीर्घ ई। अब दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, उत्तर क्या हुआ, दीर्घ ई। देखिए जब दोनों का मेल हुआ तो उत्तर आया दीर्घ ई। वैसे ही नदी प्लस ईशः में परिवर्तन हुआ नदीशः। इसमें द में जो ई की स्वर लगाई गई है, ई का स्वर वो दीर्घ बन गया, क्योंकि यहाँ ई प्लस ई दीर्घ ई यह परिवर्तन होता है और शब्द में परिवर्तन हुआ नदीशः। आगे का उदाहरण है लघु प्लस उत्सवः। लघु में देखिए रस्व उ है और उत्सव में भी रस्व उ है। अब जब रस्व उ अधिक रस्व उ दोनों मिल जाते हैं तो उत्तर आता है दीर्घ उ और उसका शब्द बन जाता है लघुत्सवः। घ में जो रस्व उ है वो दीर्घ बन जाएगा, यही परिवर्तन बना है और यही संधि बन जाती है। आगे का उदाहरण है पितृ प्लस ऋणम। देखिए त में भी रस्व रु है और ऋणम में भी पहला स्वर रस्व रु है। जब रस्व रु और रस्व रु दोनों मिल जाते हैं तो वहां पर दीर्घ रु बन जाता है, यह परिवर्तन बन जाता है और इसी कारण निर्माण होने वाले शब्द में भी परिवर्तन आ जाता है और वो शब्द बन जाता है पितृणम। देखिए यहाँ त में दीर्घ रू लगा हुआ है। इस तरीके से यहाँ परिवर्तन होता है और संधि निर्माण होती है। प्रिय छात्रों देखिए, तो आज हमने दीर्घ संधि देखी है। आगे की संधि हम अगले वीडियो में देखते हैं। प्रिय छात्रों, तो आज हमने दीर्घ संधि देखी है। दीर्घ संधि के उदाहरणों को समझिए, लिखिए और अपने पाठ में भी जो जो संधियां आती हैं उनको ढूंढ के अपनी कॉपी में लिखकर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।